हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओ माई मैथ्स पर। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सचिन मिश्रा। मैट्रिसेस सीरीज में आज मैं आपको इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस एंड कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, ये चीजें दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ इनके कॉन्सेप्ट। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आज आपको इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस के बारे में। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाले हैं। जी नहीं। अभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी किसी एग्जाम की, किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन के लिए इसको देखने जा रहे हैं, तो उन सबको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पता है कैसे होता है। बात क्या है, जब भी किसी इंट्रेंस की दोस्तों हम तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, वहां इंट्रेंस में आपसे मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछते, आपसे ऑर्डर पूछते हैं कि अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरी मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आएगा। इस टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। जब मैं क्वेश्चंस लूंगा किसी पर्टिकुलर एग्जाम्स का, जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आप देखेंगे वहां पर। तो बात जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, और इसके बाद की जो हेडिंग है वो है कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। जी हाँ, अभी हम लोग ये कंडीशन सीखने वाले हैं कि कब दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और कब नहीं। जैसे आप लोगों ने मैट्रिसेस पढ़ी है, तो ऐसा तो होगा नहीं किसी को बिल्कुल भी नहीं आती, वो आपने देखा कई बार ए एंड बी एग्जाम्स में आता है, डज नॉट एग्जिस्ट। दो मैट्रिसेस आपको दी हुई हैं ए एंड बी, और आपसे कह रहा है कि ए बी निकालिए, और ए बी के सामने आपके जो एमसीक्यूज में ऑप्शन ए, बी, सी और डी जो लिखे होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन लिखा होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है दोस्तों। अब ये डज नॉट एग्जिस्ट कैसे होता है और ये कैसे हम पता करेंगे, तो दोस्तों यही यहाँ पर आपको मैं इसी बात को सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपसे अगर कोई मल्टीप्लिकेशन के लिए कहा जा रहा है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो देखें कि वो दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। और अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर डज नॉट एग्जिस्ट। और पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। बिना मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किए हम ये पता लगा पाएंगे कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, एंड द रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है। और ये कुछ कंडीशंस, इन्हीं कंडीशन से बना करके क्वेश्चंस आता है गेट, आईआईटी जैम, टीजीटी, पीजीटी, इस तरीके के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, आईआईटी जेई वगैरह में जो भी आता है एग्जाम्स में, ऐसे ही क्वेश्चंस बेसिक नॉलेज पर क्रिएट करके एग्जामिनर आपको पुटअप करते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो देखिए क्या कंडीशन होती है। पहला जैसे मैंने लिखा है मैट्रिसेस ए। इस मैट्रिसेस ए में दोस्तों आप देख रहे हैं, जब मैंने लिख रखा है तो यहाँ पर लिखा मैंने एम क्रॉस एन ऑर्डर। एम क्रॉस एन ऑर्डर लिखा हुआ है इसका। ठीक है, आपको बता चुका हूं। एम मींस नंबर ऑफ रोज एंड एन मींस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। एक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पर बी लिखी हुई है, यहाँ पर मैंने इसका ऑर्डर लिखा है एन क्रॉस पी, और मैंने यहाँ एन को क्या लिखा हुआ है, जो भी फर्स्ट लिखा होता है उसे हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ रोज है एंड पी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ये ए और बी दो मैट्रिसेस हो गई। अब हमें पता लगाना है कि क्या इनका मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन क्या होती है। तो देखिए ये ए बी को हम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी हम दो मैट्रिसेस का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लिकेशन इफ एंड ओनली इफ तभी पॉसिबल हो सकता है जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, एन, और बी के पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, थ्री, सॉरी एन। इट मींस ए और बी का मल्टीप्लाई हो सकता है। यही कंडीशन है दोस्तों अगर दो मैट्रिसेस को मैं मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर पता लगाने के लिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए मैंने लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन, मैट्रिक्स बी एन क्रॉस पी,
अगर आपको ये पता लगाना है कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, तो जो कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन मींस यहाँ पर n देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड एंड नंबर ऑफ रोज इन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स आर इक्वल, दैट इज n। इसी n को आप गायब कर दीजिए। जी हाँ, इसे गायब कर दीजिए। एक मैट्रिक्स मैंने C लिखी, C को आप AB भी बोल सकते हो, यानी कि A और B का मल्टीप्लिकेशन से जो मैट्रिक्स आएगी उसे मैंने रिजल्टेंट में यहाँ पर C से शो किया है। तो इसका ऑर्डर दोस्तों क्या होगा, M क्रॉस P हो जाएगा। यानी ये n को आप कट कर देंगे, यहां से आप m उठाएंगे, यहां से आप p उठाएंगे, और m क्रॉस p ऑर्डर की ये मैट्रिसेस आपकी तैयार हो जाएगी। तो दिस इज द फंडा that whether two matrices can be multiplied or not। ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर करता है, ये आपने चेक कर लिया, तो जो मैट्रिसेस रिजल्टेंट आएगी मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखी हुई है और इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3x2। एक मैट्रिक्स बी लिखी हुई है और इसका ऑर्डर लिखा हुआ है 3x3, और हमें इसको मल्टीप्लाई करने को कहा गया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए बी करिए, ठीक, तो ए इंटू बी करने के लिए दोस्तों, ए इंटू बी करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, जो भी मैंने कंडीशन बताई उसे हम देखें। तो ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x2 का दिया हुआ है। दूसरी मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, बी, बी का ऑर्डर दोस्तों दिया हुआ है 3x3। अब आप बताइए, क्या यहाँ पर ऐसा कुछ आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स? नहीं, यहां पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट is not equal to है number of columns, number of rows in second matrix, right? अब क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 3 है, इट मींस कि ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी का पॉसिबल नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्लियर हुआ होगा सभी को, राइट? चलिए, अगर ए बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन बी ए को भी करके देख सकते हैं। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, मैट्रिसेस में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, ऑर्डर की बात होती है। ए का बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स वन थिंग, एंड बी का ए में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट्स एन अनदर थिंग। ओके दोस्तों, तो अब अगर मैं बात करूं आपको, क्या बी ए के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या बी ए पॉसिबल है? तो लेट्स स्टार्ट। बी का ऑर्डर क्या है दोस्तों, 3x3। ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3x2। अब फिर से दोस्तों वही चीज करना है हमें, हमें देखना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट, यहाँ पर कितना है 3, एंड नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड, यहाँ पर कितना है 3। तो अब ऑर्डर देखिए, मैंने चेंज कर दिया, पहले ए इंटू बी कर रहा था, अब मैं बी इंटू ए कर रहा हूं। ठीक है, तो जब बी इंटू ए कर रहे हैं, तो यहां पर हम देखेंगे इसी बात को। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट मैट्रिक्स में और नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स में इक्वल हैं। इट मींस कि बी ए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, बी ए एग्जिस्ट। तो आपने देखा यहाँ पर ए बी जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट था, लेकिन बी ए जो है ये पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट करेगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोस्तों कितना होगा, इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन को अगर मैं कह दूं बी ए, सॉरी, बी इंटू ए मैंने यहाँ पर किया, बी इंटू ए
ठीक है, ये है हमारा 3x3 का, और ये मैट्रिसेस है 3x2 की। तो अगर इनका रिजल्टेंट मैं यहाँ पर लिखूं सी, तो सी का ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, आप बता सकते हैं यहाँ पर। देखिए कैसे, जैसे मैंने आपको कैंसिल करना सिखाया था, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, इस कॉमन पोर्शन को कट कर दीजिए, बचा क्या ऑर्डर में, यहाँ से पहले 3 लिखा है तो 3 को पहले लिख दीजिए, और बाद में 2 लिखा है यहाँ पर तो इसको 2 लिख दीजिए। तो जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो हमारी कैसी होगी, 3x2 ऑर्डर की होगी। और मैं मल्टीप्लीकेशन करना नहीं सिखा रहा हूँ आपको नंबर्स में, एंट्रीज में, वो सभी चीजें आपको आती होंगी। ठीक है, ये सबको आता होता है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो अब आपको क्या है, ये जो चीजें अभी आपने मेरे से सीखी, अब इसका आप मल्टीप्लाई करा के देखिएगा अपनी कॉपी पर, b/a करा के देखेंगे तो आप देखेंगे जो भी मैट्रिक्स आ रही है, क्या उसका ऑर्डर ये 3x2 आ रहा है। और अगर 3x2 आ रहा है तो आपने इस फंडामेंटल को बहुत अच्छे से सीख लिया है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को देखिए और एक बार फिर से सीखने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, ये होता है मल्टीप्लिकेशन का रूल मैट्रिसेस में। ठीक है, और ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये फंडामेंटल को हमें पढ़ना समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि सर 2 मैट्रिसेस में तो ठीक है, अगर 3 मैट्रिसेस हो तो देखिए मैंने एक और भी एग्जांपल लिखा है। मैंने यहाँ पर 3 मैट्रिसेस ली हैं, ए m क्रॉस n, बी n क्रॉस p ऑर्डर की, और सी p क्रॉस q ऑर्डर की। और अगर मुझसे ए बी सी मल्टीप्लीकेशन है कि एबीसी मैट्रिसेस जैसे यहाँ पर मैंने निकाला है, अगर ये फाइंड आउट करने को कहते तो क्या करेंगे। देखिए 3 मैट्रिसेस का एक साथ तो मल्टीप्लाई नहीं होता है, पहले फर्स्ट 2 मैट्रिसेस का कर लीजिए आप, फिर थर्ड वाले का कर दीजिए। ठीक है, यानी जैसा ऑर्डर है ए बी सी करने को कह रहे हैं तो पहले ए इंटू बी करेंगे, और ए बी से जो भी निकला उसे हम सी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए और बी को देखिए, पहले मैंने एक साथ यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया ए एंड बी। तो ए का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन, एन क्रॉस पी। ठीक है, तो यहाँ से एन एन क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इनका जो भी आएगा, यानी कि ए बी मैट्रिसेस को मैंने ए बी लिख दिया है मल्टीप्लाई में, ए इंटू बी को ए बी एक साथ लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, एम क्रॉस पी ऑर्डर हो जाएगा। अब इसका हम लोग करेंगे मल्टीप्लीकेशन इस रिजल्टेंट का सी, जो कि एक थर्ड मैट्रिक्स है। यहाँ पर सी रिजल्टेंट नहीं है, ऊपर मैंने सी को एज अ रिजल्टेंट लिया था, यहाँ पर सी एक तीसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर पी क्रॉस क्यू का है। तो अब हम जब ए बी का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स पी है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज पी है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका रिजल्टेंट निकलेगा ए बी सी, या इसको कुछ और नंबर दे दीजिए, नाम दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एम क्रॉस क्यू ऑर्डर का हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम मल्टीप्लिकेशन को चेक कर सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। कर रहा है तो उसका रिजल्टेंट जो है वो किस ऑर्डर का होगा और किस ऑर्डर का नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और कभी भी जैसे आप मान लीजिए बी ए सी करना हो, तो शायद बी और ए का जब आप मल्टीप्लाई करोगे जिस ऑर्डर में कहा जा रहा है उसी ऑर्डर में करिए, लेकिन ये देखिए कि क्या एग्जिस्ट हो रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम द सेकंड मैट्रिक्स विच यू हैव टू मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो देन वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है। जनरली इन मैट्रिसेस ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, जनरली आपको ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मिलेगा, यानी कि जब आप ए इंटू बी करेंगे और जब बी इंटू ए करेंगे दोनों अलग अलग आएंगे, सेपरेट आएंगे, ऐसा नहीं कि आप एक ही कर सकते हो। जबकि नॉर्मल मैथ में क्या करते हैं, हम अगर 2 इंटू 3 करें, ठीक है, या 3 इंटू 2 करें तो इक्वल होता है, लेकिन ये अरिथमेटिक है, लेकिन ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, या एल्जेब्रा में आप ए इंटू बी लिखें या बी इंटू ए लिखें, दोनों एक ही चीजें, लेकिन ये मैट्रिसेस और मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। ऊपर आप देख भी चुके हैं कि ए बी एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा था और बी ए एग्जिस्ट कर रहा था। तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाद भी कहीं कुछ ऐसी मैट्रिसेस आपको गिवन है जहां पर ए बी इज इक्वल टू बी ए आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिसेस को हम क्या करेंगे, ऐसी दो मैट्रिसेस दी हैं ए बी, ए एंड बी, जिनका ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, दोनों ही सेम आ रहे हैं। ठीक है, सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो ऐसी मैट्रिसेस को आप कम्यूट मैट्रिसेस कहेंगे। ये कम्यूट कर रहा है या कम्यूटेटिव मैट्रिसेस बोल सकते हैं। और अगर ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए आ रहा है, यानी आपने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, फिर आपने बी का ए में मल्टीप्लाई किया, और इसका जो आंसर आ रहा है आपस में सिर्फ और सिर्फ माइनस
कॉमन आ रहा है और बाकी मैथमेटिकली सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर ए बी और बी ए आपस में इस माइनस साइन के साथ इक्वलिटी शो कर रही हो तो इसे हम कहेंगे एंटी कम्यूट, ठीक है। तो इन दोनों बातों को ही आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स दोस्तों क्या होता है? तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी चीज है। क्या है? बाई डूइंग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको ट्रांसपोज निकालने को कहा जाता है तो हमें करना क्या है? सिंपली हम उसकी रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, एक आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ सकता है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा? जी नहीं, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट जो भी मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो या कॉन्जुगेट सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, दोनों में एप्लीकेबल है। यहाँ पर मैंने फर्दर एक एग्जांपल जो लिया है वो इत्तेफाक से ये स्क्वायर मैट्रिसेस का ही ले लिया है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिसेस नहीं है तो भी ये एप्लीकेबल है। ट्रांसपोज भी आप कर सकते हैं और कॉन्जुगेट जो भी इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो भी पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी बोथ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस फुलफिल द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज। ओके, सो ट्रांसपोज को सीखते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा है कि कॉलम्स को रोज में या रोज को कॉलम्स में आप इंटरचेंज कर दो, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल दिख रहा है, ए मैट्रिक्स मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, इसका कुछ एंट्रीज है यहाँ पर। अब मुझे जब ट्रांसपोज ऑफ ए करना है तो इसको शो करते हैं दोस्तों डैश, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। तो ए डैश से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर मैट्रिसेस लिखी है आपको समझाने के लिए, और मैंने यहाँ पर 3 कलर्स का यूज किया। मैंने येलो कलर से फर्स्ट रो को, ग्रीन से सेकंड, और इसके बाद थर्ड रो मैंने ये डिफरेंट कलर से इसको कलर कर दिया है। ऑल द 3 रोज हैव डिफरेंट कलर, और मैंने यहाँ डैश का साइन लगाया, इट मीन्स कि हम लोग इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। अब मैंने जब ट्रांसपोज किया है दोस्तों तो आप देख रहे हैं फर्स्ट रो जो है वो कंप्लीटली फर्स्ट कॉलम बन गया, यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी येलो कलर है और यहाँ पे भी येलो कलर है। जो ग्रीन रो थी वो सेकंड रो थी और इसे सेकंड कॉलम मैंने बना दिया, और जो थर्ड रो है आपके सामने है उसे मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो इसे ही हम कहते हैं क्या करना? ट्रांसपोज करना। इसके अपोजिट भी आप कर सकते हो, आप इसमें से कलर कर लो कॉलम्स को और उन कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। पहला कॉलम को पहला रो बना दो, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दो, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दो, एज यू विश। तो इस तरीके से दोस्तों बहुत ही सिंपली, बहुत इसमें प्रेशर नहीं लेना, इसको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद दोस्तों जो इंट्रेंस एग्जाम में आपसे जो क्वेश्चंस आता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स करने को कभी इंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछेंगे और उन प्रॉपर्टीज को हमें अगर हमारी नॉलेज में है तभी हम कर पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। जैसे कि ये देखिए आप लिखा हुआ है ए, सॉरी रुकिए थोड़ा ज्यादा थिन हो गया। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि ये लिखा हुआ है ए, और मैंने इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया, यानी कि ए डैश ब्रैकेट फिर डैश, यानी मैंने इसको ए का ट्रांसपोज किया और फिर से उसका ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अगर आप किसी मैट्रिक्स का एक बार ट्रांसपोज करते हैं और फिर उस मैट्रिक्स का रिजल्टेंट का फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स आप लेकर के घर पे आप प्रैक्टिस के लिए उसको 2 बार ट्रांसपोज कर सकते हैं। इसके बाद अगर दो मैट्रिसेस दोस्तों ए एंड बी हैं जो कि एक दूसरे के साथ एडिशन में है, ए प्लस बी अगर हम उसका कर दें और फिर उसका ट्रांसपोज करें तो ये ए डैश और बी डैश के सेपरेट ट्रांसपोज के और उसके बाद उनका सम करने के इक्वल ही होगी, यानी कि प्लस और माइनस कुछ भी हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ए डैश प्लस बी डैश ऐसे सेपरेटली लिख सकते हैं। और अगर वेरीफाई करना है तो आप किसी भी घर में कोई भी एक दो मैट्रिसेस लीजिए, उनका सम करिए और सम करने के बाद ट्रांसपोज करिए। एक बात इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए और फिर सेपरेटली 1 बाई 1 उन दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करके फिर उनका सम कर दीजिए, आप देखेंगे कि आंसर आपका सेम आएगा। खैर, इंट्रेंस एग्जाम जितने भी होते हैं दोस्तों वहाँ वेरिफिकेशन नहीं, वहाँ आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, तो ये प्रॉपर्टीज हमें ऐसे याद रखनी है। इसके बाद ये के कोई स्केलर है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस स्केलर से इसके ए में मल्टीप्लाई करता हूँ मैट्रिसेस में और ओवरऑल मैट्रिसेस का मैं ट्रांसपोज करूँ तो ये के क्योंकि स्केलर है बाहर आ जाएगा,
इसमें तो कुछ होगा नहीं ट्रांसपोज, क्योंकि जैसे आप देखो एक मैट्रिसेस, मान लो ये कुछ एंट्रीज हैं इस मैट्रिसेस की, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये एक स्केलर है, तो 2 का ट्रांसपोज मैं क्या करूंगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो के एज यूजुअल कॉमन होकर के बाहर रहेगा और ए मैट्रिसेस जो है इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो के ए डैश के इक्वल होता है। अगर दो मैट्रिसेस ए एंड बी इनका प्रोडक्ट है और इनका ट्रांसपोज लेते हैं आप, तो ये रिवर्सिबल ऑर्डर में बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी बी डैश ए डैश के इक्वल होगा। ऐसे ए बी सी अगर 3 मैट्रिसेस है तो इनका रिवर्सिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी डैश बी डैश और ए डैश। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों ट्रांसपोज की, ठीक है। आपको इन्हें बहुत अच्छे से और अगर वेरीफाई करना तो आप किसी भी एग्जांपल के थ्रू इनका वेरिफिकेशन बोथ साइड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपली ये है कि अगर आप किसी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन्हें लर्न कर लें, ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनका इस्तेमाल कर पाए आप क्वेश्चंस में। अगला टॉपिक है दोस्तों कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स से पहले हमें क्या ध्यान देना है दोस्तों, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आप सभी जानते होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इस चैनल पर भी आपको आगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं दोस्तों, ए प्लस आई बी टाइप के, ठीक है। हम सब ने क्लास 12th में, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो आप आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज जो भी लोग क्लास 12th क्लियर कर चुके हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब ने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ चुका होगा, सब पढ़ा होगा। और वो ए प्लस आई बी टाइप के जो नंबर होते हैं दोस्तों, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इसमें से ये रियल पार्ट होता है, ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है, बिकॉज ये ए के साथ लिखा होता है, आई के साथ, सॉरी, ठीक है, जो आई के साथ लिखा है उसे इमेजिनरी कहते हैं। अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट नंबर अगर हमें निकालना होता है, तो हमें सिखाया जाता है कॉन्जुगेट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। यानी इसका अगर कॉन्जुगेट नंबर निकालना हो दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। ओके, तो क्या इस नंबर में और इस नंबर में क्या चेंज हुआ है, कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, और कॉन्जुगेट ये कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टी आई को माइनस आई में रिप्लेस कर देती है, ठीक है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ और कॉन्जुगेट आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स अगर आपसे कह रहा है करने को, डेफिनेटली वहां पर कुछ आई वाले पार्ट होंगे। जैसे यहाँ पर ए प्लस आई बी टाइप के जो पार्ट है देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक ये कॉम्प्लेक्स एंट्री है, ये भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है, ये भी कॉम्प्लेक्स एंट्री, ये भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है। तो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होंगी या कॉम्प्लेक्स एलिमेंट डेफिनेटली होंगी। और अगर कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है और कॉन्जुगेट करने को कहा जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे मैट्रिसेस की एलिमेंट्स है वैसे लिख दीजिए, बस जहां पर आई वाला पार्ट हो उसे माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे 2 + 3i है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 - 3i। यहाँ +4i था तो मैंने -4i किया। यहाँ +4 + 3i था तो 4 - 3i। यहाँ 7 + 3i था तो यहाँ पर 7 - 3i। अगर इनमें से कहीं सपोज -4i होता और उसे हम रिप्लेस करते तो वो प्लस में भी आता। आपको सिर्फ ये नहीं समझना है कि यहाँ पर सारे माइनस में ही हो गए। आई को अगर यहाँ पर आप आई से माइनस आई में रिप्लेस करेंगे तो -4 इंटू माइनस आई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का 4i आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर सारे पॉजिटिव थे तो आई को रिप्लेस किया माइनस आई, तो सब में आप देख रहे हैं मिडिल पार्ट में माइनस आ गया। बट हमें इसको रटना नहीं है, हमें ये याद रखना है फंडामेंटल तौर पे कि आई को माइनस आई से रिप्लेस करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो आपको आज मैंने भी मल्टीप्लीकेशन सिखाया, ट्रांसपोज सीख लिया हम लोगों ने। इसके बाद दोस्तों अपना कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स हो गया, और इसी के साथ में कुछ प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट मैट्रिक्सेस की भी होती हैं। इसको हम शो करते हैं ए बार से, ठीक है। इसका जो नोटेशन होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है ए बार होता है कॉन्जुगेट का, और ट्रांसपोज में डैश लगाते हैं। तो अगर हम ए बार के ऊपर फिर से बार लगाते हैं, इट मींस हम कॉन्जुगेट करने के बाद फिर से उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। ऐसे अगर कोई के स्केलर है और उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, फिर उसका कॉन्जुगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने आप देख रहे हैं के ऊपर भी बार लगाया और ए के ऊपर भी बार लगाया, इट मीन्स कि ए का तो कॉन्जुगेट हो गया, ठीक। के ऊपर बार क्यों लगाया, आप सोच रहे होंगे स्केलर है। तो हाँ, अगर स्केलर ये 2 3 होगा तो ठीक है, लेकिन सपोज एज एन स्केलर अगर हम आई से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो आई भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। तो आई एक जब कॉम्प्लेक्स नंबर है, एज ए स्केलर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई ये भी तो माइनस आई में रिप्लेस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिखा है।
लेकिन अगर वो स्केलर 1 2 3 कोई नंबर है, ठीक है, आई वाला पार्ट नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही a प्लस बी का अगर हम सम करें और उसका हम कॉन्जुगेट करें तो ये a कॉन्जुगेट प्लस b कॉन्जुगेट के इक्वल ही होगा। ए बी का कॉन्जुगेट करेंगे तो बी कॉन्जुगेट और ए कॉन्जुगेट हो जाएगा, और ए बी सी का कॉन्जुगेट करेंगे तो सी कॉन्जुगेट डॉट बी कॉन्जुगेट और डॉट ए कॉन्जुगेट आएगा। ये कहीं भी वेरीफाई करने को नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूं आपको बार बार, कहीं भी ये वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है। इन्हें लर्न करेंगे आप आगे, मैं अभी आपको जब कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद के लेक्चर में, जहां पर मैं आपको ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, निलपोटेंट, ठीक है, इन्वोल्यूटरी, स्क्यू हर्मिशियन, हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, ये सारी मैट्रिसेस जब पढ़ाऊंगा दोस्तों, वहां पर इन सब का यूज होगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में इन प्रॉपर्टीज का यूज होता है, जो कि एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो आपको इन प्रॉपर्टीज को लर्न रखना है, समझना है, इन्हें वेरीफाई करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और टॉपिक है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसा कि इसका नाम है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, इट मींस कि किसी एक मैट्रिक्स में हम ट्रांसपोज भी कर रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट भी कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज करने में दोस्तों हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर दिया या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया, इनमें से कोई एक प्रोसेस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, ठीक है, जो भी रोज थी वो अब क्या हो गई, कॉलम्स हो गए, ठीक। इतना आप कर दिए, ट्रांसपोज हो गया। फिर कॉन्जुगेट करने के लिए क्या करना होता है, आई को माइनस आई से रिप्लेस। तो पहले इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में आ गया और यहां पर क्या किया, जहां जहां भी आई था वहां मैंने आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी कि दोनों ही प्रोसेस इसमें होंगे, वन बाय वन दोनों को कर दीजिए। अगर आपको ट्रांसपोज आता है, आपको कॉन्जुगेट आता है, तो आपको कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में कोई टेंशन नहीं होने वाली। तो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, अगर हम लिखते हैं इसे, नोटेशन क्या होता है, ए थीटा लिख देते हैं या ए स्टार लिख देते हैं, ठीक है। तो ए थीटा या ए स्टार का अगर हम देखें तो ए डैश, डैश मींस ट्रांसपोज, और उस ट्रांसपोज के ऊपर मैंने बार लगा दिया, इट मींस कि क्या, कॉन्जुगेट, या और करके मैंने यहाँ लिखा हुआ है ए कॉन्जुगेट, यानी बार लगा हुआ है और उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो आप ये समझ चुके हैं, कुछ भी आप पहले कर सकते हैं, पहले ट्रांसपोज कर सकते हैं फिर कॉन्जुगेट कर दीजिए, या पहले कॉन्जुगेट कर लीजिए फिर ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जो ऊपर मैंने लिया था उसी एग्जाम्पल को फिर से लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो फर्स्ट रो है, ए थीटा करने पर ए 2 + 3i 4 एंड 5, ये जो आप पहली रो देख रहे हैं, ये यहाँ पर पहला कॉलम बन चुकी है। और कॉलम बनने के साथ साथ इसमें आई सिर्फ इस वाले पार्ट में था, तो उस आई को मैंने माइनस आई से रिप्लेस कर दिया। तो ये ट्रांसपोज भी हो गया और इसका कॉन्जुगेट भी कर दिया। सेकंड रो में आप देख रहे होंगे 0 4i 8 है, तो ये सेकंड कॉलम बन गया है। और इसमें क्या था कि 4i था, तो 4 को माइनस से रिप्लेस, माइनस 4i, सॉरी 4i था, i को माइनस आई से रिप्लेस किया है तो -4i बन गया है। इसके बाद आप थर्ड रो देख रहे होंगे, इस थर्ड रो को मैंने थर्ड कॉलम में चेंज कर दिया है, तो ट्रांसपोज हो गया। और प्लस यहाँ पर 4 + 3i और 7 + 3i था, इसे चेंज करके 4 - 3i और 7 - 3i में चेंज कर दिया दोस्तों। इस तरीके से हमारा कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज ए थीटा या ए स्टार कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैंने क्या क्या सिखाया, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात करी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी क्या कंडीशन होती है, ठीक है। कैसे हम किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर भी पता कर सकते हैं जिसका हम रिजल्टेंट कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि मैट्रिसेस एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं, ठीक है। फिर यही प्रोसेस मैंने 3 मैट्रिसेस का आपको बताया। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में हम लोगों ने सीखा कैसे करते हैं। फिर कॉन्जुगेट ऑफ उसकी प्रॉपर्टी सॉरी सीखी ट्रांसपोज की। फिर कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिसेस और कॉन्जुगेसी की प्रॉपर्टीज देखी। और इसके बाद लास्ट में कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। इतनी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिली हैं। ये मैट्रिसेस सीरीज का थर्ड वीडियो है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जैसे कि ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, इस टाइप की जितनी मैट्रिसेस होती हैं इनको सिखाने वाला हूँ। और ये जो सेक्शन है, पहले 2 वीडियोस में जो मैंने आपको सिखाया वो बेसिक मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन थी,
और अब आज की इस वीडियो से जो आप सीखना शुरू कर रहे हैं, ये आपके एंट्रेंस में आने वाले क्वेश्चंस को प्रिपेयर आपको कराएगा। ठीक है, तो जरूरी हमें सब कुछ है, क्या इंपॉर्टेंट है कि बेसिक्स भी हमारा इंपॉर्टेंट, हमारा अच्छे से तैयार हो। और फिर जब बेसिक आपका अच्छा होता है तभी आप कॉन्सेप्ट के साथ डील कर सकते हैं। और यही मेरी टैगलाइन है, ओ माई मैथ्स में आपको यही टैगलाइन आपको प्रोवाइड करता हूं मैं, लर्न विद बेसिक्स, डील विद कॉन्सेप्ट्स एंड हैविंग फन विद सॉल्यूशन इक्वल टू मैथ्स। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया। इसी तरीके से बस पढ़ते रहिए, इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, और मैं नई नई वीडियोस में आपको नए नए टॉपिक इसी तरीके से पढ़ाता रहूंगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।